हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुमनेट क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 4 लेक्चर से मैं आपसे बात कर रहा हूं इतिहास पे, जिसमें मैंने बात किया था इतिहास के 40 चुनिंदा शब्दों के बारे में, जिसको मैंने 4 लेक्चर में बताया था। और आज उसी सिलसिले में हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपके लिए 12 शब्दों को लेकर के आया हूं। एक बार पहले मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से शब्द हैं, उसके बाद मैं एक एक करके बारी बारी से चर्चा करूंगा। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कलम और कॉपी उठा लें, आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। आज का पहला शब्द है आईने दहशाला, शहनाए मंडी है, महालवाड़ी है, द्वैध प्रशासन है, और उसके बाद धन का निष्कासन है, उपनिवेशवाद है, इंडियन रेनेसा है, उसके बाद इनामे जागीर है, उसके बाद संघवाद है, और उसके बाद अग्रवर्ती नीति जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं वो है, और उसके बाद सत्याग्रह है, और उसके बाद हड़प की नीति है। तो फिर आइए हम लोग बात करते हैं आज के पहले शब्द के बारे में। आज का हमारा पहला शब्द है आईने दहसाला। इसके बारे में सबसे पहले 2-3 चीज़ें जान लीजिए। आईने दहसाला एक सिस्टम है, एक किताब का नाम था। जैसे आइन का मतलब होता है संविधान, लिखा हुआ कोई चीज़, लिखित दस्तावेज, उसके लिए आइन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आईने दहसाला भी एक तरीके का लिखित दस्तावेज है। तो लिखित दस्तावेज जो है वो किसने तैयार किया था? तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिए कि इस लिखित दस्तावेज को अकबर के शासनकाल में, मुग़ल पीरियड में लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के बड़े भाई फैजी के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे यह पूछा जाएगा कि आईने दहसाला का दस्तावेज तैयार किसने किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी कौन था? अबुल फजल का भाई था। और यही फैजी आगे चल कर के मजहरनामा का भी दस्तावेज तैयारी करता है, जो आगे चल कर के अकबर उसको इम्पोज करता है। तो आईने दहसाला एक सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। उसमें टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताया गया था। फैजी ने एक व्यवस्था तैयार किया था कि किस तरीके से कितना टैक्स वसूला जाए, और ये 10 साल का एक साथ नीति तैयार किया था। जैसे पंचवर्षीय नीति योजना तैयार होता है, उसी तरीके से उस दौर में 10 वर्षीय नीति, आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया था। किसने? फैजी ने। किसके काल में? अकबर के काल में। किसके लिए? अकबर के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और आते हैं आज के दूसरे शब्द के बारे में। और आज का दूसरा शब्द है हमारा शहनाए मंडी। तो पहले आप ध्यान रखिए कि शहनाए मंडी क्या होता था। तो शहनाए मंडी उर्दू में मैंने आपको बताया था, ए का अर्थ होता है का। उसी तरीके से है आइन ए दहसाला। आइन ए दहसाला, आइन का मतलब लिखित दस्तावेज, दहसाला का मतलब 10 साल, और ए का मतलब का, 10 साल के लिए आर्थिक टैक्सेशन सिस्टम का लिखित दस्तावेज। तो यहाँ है शहना ए मंडी। तो शहना एक अधिकारी होते थे। अब किसके अधिकारी होते थे? ए का अर्थ होता है का, और मंडी का अर्थ होता है जहाँ पे सामान बिकता था, जहाँ पे गला अनाज का बिक्री होता था। तो आप कह सकते हो कि मंडी का अधिकारी को ही क्या कहते थे? शहना ए मंडी। और ये किसके काल का है? ये दिल्ली सल्तनत के फेज में एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसको आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासन पे काबिज हुए तो उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत डवाडोल थी। तो आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चूँकि उस दौर में भ्रष्टाचार बहुत चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, चूँकि आर्थिक व्यवस्था यदि उनका सुधरता तभी मिलिट्री प्रशासन भी उनका सुधर सकता था। इस वजह कर उन्होंने इकोनॉमिकल रिफॉर्म के लिए एक नए तरीके का पॉलिसी का प्रतिपादन किया, जिसको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं, बाजार नियंत्रण की नीति। और उसी नीति के तहत उसमें 3 बाज़ार हुआ करते थे। एक पशुओं का बाज़ार था, एक दास एवं गुलामों का बाज़ार था, और एक मंडी जिसमें अनाज वगैरह बिकता था। तो शहनाए मंडी जो होता था, अनाज वाले बाज़ार का अधिकारी होता था। तो 3 तरीके के सवाल। पहला, शहनाए मंडी नाम का अधिकारी किसके शासनकाल में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और ये जो बाज़ार नियंत्रण की नीति थी वो किसने प्रतिपादित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों किया? क्योंकि वो अपने सैन्य प्रशासन में सुधार चाहते थे, और जो उनके साम्राज्य में जो भी भ्रष्टाचार वगैरह चल रहा था उस पर नियंत्रण के लिए उन्होंने इस नीति का प्रतिपादन किया था। तो मेरे ख्याल से शहनाए मंडी आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आते हैं तीसरे शब्द के बारे में। और आज का हमारा तीसरा शब्द है महालवाड़ी।
इसका पूरा नाम है महालबाड़ी व्यवस्था। तो महालबाड़ी व्यवस्था कहाँ से निकला है? महालबाड़ी दो शब्दों से मिलकर के बना है। महाल, महाल का अर्थ होता है गांव, एक बड़ा सा गांव, कई गांव मिल करके एक महाल का निर्माण होता है, जो आजकल मोहल्ला होता है, जिसको आप सुनते होंगे, कहते होंगे। तो उसी तरीके से जब हॉल्ट मैकेंजी जब 1822 में, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में कहाँ पर, भारत के पश्चिमी हिस्से पे, जिसमें कौन कौन आता था, जिसमें महाराष्ट्र वगैरह, नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा था, उसके बाद साथ साथ सेंट्रल इंडिया जो था, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश का भी हिस्सा था, और साथ में पंजाब में। तो इन सारे क्षेत्रों में 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने टैक्सेशन के लिए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए एक नए तरीके का आर्थिक नीति का जन्म दिया, और उसी को महालबाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? इस व्यवस्था के अंतर्गत पहले क्या होता था कि प्रत्येक किसान अपना अपना हिस्से का टैक्स पहुंचाते थे अंग्रेजों के पास, लेकिन महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे के पूरे मोहल्ला का जिम्मेवारी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, और एक एक व्यक्ति नहीं जाता था टैक्स पहुंचाने के लिए, बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला का एक साथ जिम्मेवारी होता था, और वह एक साथ टैक्स पहुंचा दिया करते थे। तो महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें की गई थी। सवाल पूछा जाता है, महालबाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। कब आया ये व्यवस्था? तो 1822 में आया। ये कहाँ कहाँ पर लागू था? तो बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में, सेंट्रल इंडिया वाले हिस्से में, और पंजाब वाले हिस्से में। क्यों लाया गया था? आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं द्वैध प्रशासन पे, चौथा टर्म। द्वैध प्रशासन को इंग्लिश में डायरकी बोलते हैं, डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे कि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आते हैं तो वो कोई भी शासक कहीं पे भी जाएगा तो वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अंग्रेज़ आए थे वो शासक बन करके नहीं, बल्कि व्यापारी बन करके आए थे, कंपनी बन करके आए थे। लेकिन 1757 में जब लड़ाई वो जीतते हैं, और उसके बाद जब बक्सर का युद्ध वो जीतते हैं, तो उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाता है, क्योंकि उससे पहले वो फ्रांसीसियों को हरा चुके होते हैं। तो उसमें एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि आने वाला समय में इंडिया पे कौन रूल करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, वो बहुत विखंडित अवस्था में थी। छोटे छोटे हमारे यहाँ राज्य हुआ करते थे, यूनिटी नहीं थी लोगों के अंदर। तो इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ व्यापारियों ने। तो जब अंग्रेज़ व्यापारी यहाँ के राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे, और उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा जगी कि इन लोगों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत लचर है, तो वो चाह रहे थे कि अब यहाँ पर हम अपना शासन भी कब्जा कर सकते हैं। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट, चूँकि बंगाल का जो क्षेत्र था वहाँ पे नवाब शासन कर रहे थे, अवध में नवाब शासन कर रहे थे, दक्षिण में कोई और शासन कर रहा था, तो वो डायरेक्ट किसी पे रूल नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या किया उन्होंने? सिस्टम में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मांगा, और उसी के तहत इन्होंने एक द्वैध प्रशासन को जन्म दिया। डायरेक्ट उनको गुलाम नहीं बनाया हमारे लोगों को। पहले उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था का जन्म दिया जिसमें से कुछ पे अधिकार उन्होंने खुद रखा, और कुछ पे अधिकार उनको प्रिंसली स्टेट को, अर्थात हमारे यहाँ के जो लोकल राजा हुआ करते थे, उनको दे दिया गया। तो द्वैध प्रशासन में आप यही देखोगे, ये लागू कहाँ पे किया गया है? बंगाल के हिस्से में लागू किया गया है, और बंगाल में उस समय नवाब हुआ कर रहे हैं। और आप ये ध्यान रखना कि किसने लागू किया है द्वैध प्रशासन को पहली बार? तो लॉर्ड क्लाइव ने, बंगाल के हिस्से में। अब इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। तो इसमें कंपनी ने अपने पास दीवानी और निजामत, दीवानी और निजामत, दीवानी जो राजस्व वसूल करता था, तो दीवानी और निजामत नाम का जो अधिकार था, इस विभाग के अंदर जो भी अधिकार आते थे वो कंपनी ने अपने अधीन रखा, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ राइट्स थे उसको दे दिया गया वहाँ के नवाब को, वहाँ के छोटे ज़मींदार को, जो वहाँ का शासक हुआ करता था। तो ये देखेंगे कि आप ये प्रशासन में दो तरीके के लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध प्रशासन। अब आगे चल कर के आएंगे 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आएगा, और 1919 के एक्ट के माध्यम से अंग्रेज सभी प्रांतों में डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन को, द्वैध प्रशासन को लागू कर देंगे। तो तीन तरीके के सवाल आ सकते हैं। पहला, द्वैध प्रशासन क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, द्वैध प्रशासन पहली बार कहाँ लाया? तो बंगाल में लाया। किसने? तो क्लाइव ने लाया। क्यों लाया? तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कंपनी के पास कौन कौन अधिकार थे? तो दीवानी प्लस निजामत के अधिकार थे। रेस्ट ऑफ राइट्स किसके पास थे? नवाब के पास थे, जो प्रिंसली स्टेट हुआ कर रहे थे। उसके बाद कब प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया और किस एक्ट के माध्यम से? तो 1919 में लागू किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पांचवा टर्म है धन का निष्कासन।
ठीक है। इसके लिए इतिहास में एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आर्थिक निष्कासन। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस व्यवस्था के तहत कि यहाँ से भारतीय धन का निष्कासन कर करके उसको जैसे आपने एक लाइन सुना होगा कि गंगा नदी से पैसे वसूल करके वो लोग टेम्स नदी तक पहुँचाते थे और यहाँ से जो नाव निकलती थी वो सीधा टेम्स नदी पे रुकती थी। तो वो धन के निष्कासन से ही रिलेटेड है। भारतीय धन जो थे वो अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर करके लंदन पहुँचा रहे थे। तो इस बात को सबसे पहली बार अपने किताब में, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में एक लेख लिखा किसने, दादा भाई नौरोजी ने, और भारतीय लोगों को आगाह किया कि हमारे धन का निष्कासन किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से अंग्रेज़ व्यापारी हमारे धन को भारत से लंदन पहुंचा रहे हैं। तो इसमें से दो सवाल आ सकते हैं। धन का निष्कासन जो थ्योरी था, आर्थिक निष्कासन का जो सिद्धांत था, वो किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने। किस किताब में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, एक लेख के माध्यम से। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं छठे टर्म पे, और छठा है उपनिवेशवाद, जिसको आप अंग्रेजी में कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। आप ये ध्यान रखो कि कोई भी एक शक्तिशाली राज्य, ठीक है, कोई भी एक पावर यदि कहीं पे व्यापार करने के दृष्टिकोण से दूसरे कमज़ोर स्टेट पे अटैक करता है और उसके बाद उसको अपना कॉलोनी बना लेता है, उपनिवेश बना लेता है, और उपनिवेश बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि वहाँ पर अपना व्यापार कर सके, वहाँ पे अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सके। लेकिन शुरुआती जो होता है इनकी महत्वाकांक्षा होती है वो व्यापार करने से होती है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने आप जाग जाती है। तो कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र यदि दूसरे को कॉलोनी के रूप में, दूसरे स्टेट को, जैसे भारत पहले जब आए व्यापारी यहाँ पर तो इसको कॉलोनी के रूप में नहीं बांटे, लेकिन धीरे धीरे कर करके भारत के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया और फिर भारत को एक उपनिवेश के रूप में कई हिस्सों में बांट दिया। जैसे आप देखोगे कि यही ब्रिटिशर्स अमेरिका को 13 उपनिवेश में बांट चुके थे, और 13 उपनिवेश में उन्होंने अलग अलग चीज़ें की व्यवस्था की थी और अलग अलग तरीके से व्यापार कर रहे थे। तो उपनिवेशवाद का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो व्यापार करना होता है। और उपनिवेशवाद को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे कमजोर राज्य को हरा करके और अपने वश में करता है और उस पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य रहता है आर्थिक व्यापार करना, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। तो मेरे ख्याल से आपको ये उपनिवेशवाद भी समझ में आ गया होगा। और आगे आते हैं भारतीय पुनर्जागरण पे, इंडियन रेनेसा पे। पुनर्जागरण आप देखोगे कि सबसे पहली बार हो रहा है यूरोप में, उसके बाद हमारे यहाँ पुनर्जागरण हो रहा है राजा राम मोहन राय के पीरियड में। तो इससे पहला सवाल आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, इवन पितामह कहा जाता है किनको, राजा राम मोहन राय को। तो सवाल आएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब उन्होंने कौन से काम किए, आप देखोगे कि हमारे यहाँ हमारे समाज में कई तरीके की बुराइयाँ उपलब्ध थी और वो विद्यमान थी, अभी भी कई सारी चीज़ें विद्यमान हैं। लेकिन उस दौर में पहली बार राजा राम मोहन राय ने उन सोशल इशूज़ को, सोशल इविल्स को दूर करने की कोशिश की। इसीलिए उस पीरियड को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इस दौर में क्या क्या हुआ, कला के क्षेत्र में कई सारे विकास हुए, लिटरेचर के क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट हुए, विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट हुए। उसी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत सती प्रथा का अबॉलिशन किया गया। उसके बाद नारी मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया गया, कई सारे संत निकल करके आए जो नारी मुक्ति की बात किए, जो अछूतों के अधिकार की बात किए। और उसके बाद इसी दौर में विधवा विवाह, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने 1856 में एक अधिनियम पारित करवाया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और उसके तहत विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। हालांकि समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया उस दौर में ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी, एक्ट बन चुका था। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं 8वें पर, और आज का 8वां हमारा टर्म है इनाम जागीर। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इनाम जागीर। जागीर का अर्थ मैंने आपको बताया था, ज़मीन का एक बड़ा सा लैंड, ठीक है। और जो जागीर जिनको मिलता था उसको जागीरदार कहते थे। तो इनाम जागीर उनको मिलता था जो किसी भी स्टेट में, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम किया और उससे राजा खुश हुआ, शासक बादशाह खुश हुआ, तो उसको खुश होने के बाद जो ज़मीन देता था वही ज़मीन को बोलते थे इनाम जागीर। इनाम के रूप में दिया गया ज़मीन का एक हिस्सा। आगे आते हैं संघवाद पे। संघवाद क्या है, जैसे उपनिवेशवाद मैंने बताया उसी तरीके से संघवाद। तो संघ है प्लस वाद, जहाँ उपनिवेश था प्लस वाद। तो संघ में आप देखोगे कि भारत में जो है संघवाद के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती है। जैसे उसमें किसी भी एक आदमी का
शासन नहीं होता है, एक व्यवस्था का अब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप भारत को देख सकते हो, भारत में स्टेट के पास अपना पावर है, सेंटर के पास अपना पावर है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक है लेकिन उसमें कई सारे 3 तरीके के लिस्ट तैयार किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें बताया गया है कि संघ पे कौन कौन उस सूची में कौन कौन से विषय हैं जिस पे संघ को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में जो विषय हैं उस पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पे केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो संघवाद के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। और भारत, आप जानते होंगे कि कई राज्यों का एक संघ है जो कि अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। तो ये संघवाद है जिसमें शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा जिसके अंतर्गत सभी राज्य रहेंगे और सभी राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ पूरे राज्य का, पूरे देश का एक न्यायपालिका होगा जो सर्वोच्च होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको संघवाद के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 जिसमें भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उसके माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। तो ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अग्रवर्ती फॉरवर्ड पॉलिसी, अग्रवर्ती नीति क्या थी। तो आप ध्यान रखोगे कि अंग्रेज जब आए यहाँ पर तो उन्होंने कई तरीके के नीति अपनाए। आप देखोगे कि ये मान लीजिए कि मैं भारत का थोड़ा मैप बना के आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि अग्रवर्ती नीति आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आप ये मान लो कि ये भारत है, हालांकि मुझे मैप बनाने नहीं आता है बट कोशिश करते हैं। ये भारत है और यहाँ पर मद्रास में अंग्रेज आ चुके हैं, यहाँ कोलकाता में भी थे, उसके बाद यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ये पाकिस्तान आज का है, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर रसिया का हिस्सा टच करता है। ठीक है, तो आप देखो कि अंग्रेज़ यहाँ पर है, तो अंग्रेज़ों को इस बात का डर था कि कहीं इधर से रसिया अटैक करके अफ़गान के माध्यम से इधर न घुस जाए। इस वजह करके अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फॉरवर्ड पॉलिसी, जो कि पहले अंग्रेज़ नहीं अपनाते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी का अर्थ है आगे चल करके किसी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करना, आगे चल करके लड़ाई लड़ना। तो यहाँ से उठ करके चलते हैं अंग्रेज़ और डायरेक्ट अटैक करते हैं अफ़गानियों से लड़ाई करते हैं। इनके मन में ये चीज़ डर बना रहता है, ये सोचते हैं कि यदि हम अफ़गान को जीत लेते हैं तो इधर रसिया जो अटैक करने वाला है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, फिर आराम से हम लोग इधर शासन कर पाएंगे। इस वजह करके ये क्या करते हैं, रसिया से बचाव के लिए एक नीति, उस समय जो भारत के गवर्नर हैं उसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड का यही ये सोच था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अग्रवर्ती नीति का फाउंडर कौन था तो लॉर्ड ऑकलैंड। इस तरीके से भी आ सकता है कि अग्रवर्ती नीति जो है किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड के दिमाग की। तो ऑकलैंड ने सोचा यह कि रसिया से बचाव के लिए पहले हम अफ़गानिस्तान को जीत लेते हैं, फिर रसिया से यहीं पर निपट लेंगे। इस वजह कर जब ये अटैक करते हैं अफ़गान पे तो इंडो आंग्ल अफ़गान युद्ध होता है और 2 युद्ध होता है, जिन दोनों युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है। तो आप ध्यान रखोगे कि अफ़गानियों को कोई हरा नहीं पाया, अफ़गानियों ने अंग्रेज़ों को हराया पहली बार और ये लोग फिर वापस उधर मुड़कर देखे भी नहीं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई हो। इसी पॉलिसी को अग्रवर्ती नीति कहा गया इतिहास में। ठीक है, अब ये आएगा कि अग्रवर्ती नीति जो है वो ऑकलैंड ने तो अपनाया, ठीक है, तो उसके तहत कौन सा युद्ध हुआ, तो आंग्ल अफ़गान युद्ध कितने हुए, तो 2 हुए। उसके बाद किसके डर से उन्होंने अपनाया था, तो रसिया के डर से। आगे आते हैं, सत्याग्रह हमारे पास शब्द है और सत्याग्रह देख रहे हैं कि आप 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक सत्य और दूसरा आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, तो सत्याग्रह जो सिस्टम है, सत्याग्रह जो शब्द है उसका सबसे पहली बार इजाद किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और उन्होंने सत्याग्रह किया था बजाबते। कब किया था, गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 1915 में, तो आप देखोगे कि 1915 में लौटने के बाद 1916 में वो पहले साबरमती आश्रम की स्थापना करते, रहने के लिए अपना घर वगैरह बना लेते 1916 में। और उसके बाद वो 1917 में उनको चंपारण से, बिहार का चंपारण एक ज़िला है जहाँ से एक व्यक्ति का कॉल आता है जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल उनको इन्वाइट करते हैं, किसके लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्ती नील का उत्पादन करवाया जा रहा था किसानों के द्वारा और ज़बरदस्ती टैक्स लगाया जा रहा था। उस समय वहाँ पर जो व्यवस्था विद्यमान थी उसको 3 कठिया प्रणाली कहते थे। तो 3 कठिया सिस्टम को खात्मा करने के लिए राजकुमार शुक्ल
के बुलावे पर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चल करके सीधा बिहार के चंपारण पहुंचते हैं। और वो दौर जो रहता है वो 1917 का दौर रहता है, और वहाँ पहुँच करके वो सत्याग्रह करते हैं। मतलब सत्य के लिए किसी से आग्रह करना कि भैया ये चीज़ सत्य है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सत्य चीज़ों को आप मानिए। तो चंपारण में पहली बार उन्होंने प्रयोग करते हैं गांधी जी, और वो उनका सत्याग्रह पहली बार सफल भी होता है 1917 में। उसके बाद फिर गांधी जी 2 बार और सत्याग्रह करते हैं अगले साल, क्योंकि जैसे ही 1917 में वहाँ सत्याग्रह करते हैं तो 1918 में उनको कॉल आता है अहमदाबाद से, और अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होता है, और वहाँ पर जाते हैं 1918 में, और वहाँ पर भी मिल मजदूरों के समर्थन में 2 बार सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल आ सकता है कि 1918 में गांधी जी ने कितने बार सत्याग्रह किया? तो 2 बार। 1917 में 1 बार। किसके लिए? तो चंपारण में गए थे किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पर मिल मजदूरों का जो हड़ताल चल रहा था जिस वजह से उसके खात्मा के लिए गए थे। और यहीं अहमदाबाद में ही जब मिल हड़ताल हुआ था, यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात होती है। इंटरेस्टिंग था ना ये। और आगे आते हैं 12वें नंबर पे, और आज का जो 12वां हमारा टर्म है वह है हड़प की नीति। इससे पहला सवाल आएगा, हड़प की नीति का फाउंडर कौन थे? तो हड़प की नीति का फाउंडर जो था लॉर्ड डलहौजी था। अब क्यों था? आप देखोगे कि लॉर्ड डलहौजी, जो भारत में इतना साम्राज्य विस्तार हुआ अंग्रेजों का, उसमें से यदि सबसे ज़्यादा किसी का योगदान माना जाए तो वो डलहौजी का था। ठीक है, डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर था और बहुत दिमाग लगाता था। इन्होंने क्या किया कि एक नीति का, चूँकि उस दौर में रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, और उस दौर में कई ऐसे राजा महाराजा थे जिनके अपने बेटा नहीं थे, अपने बेटा का अर्थ है कि अपने खून का जो पुत्र होता है, खून का संबंधी, वो नहीं था। तो इन्होंने इस नीति के तहत एक पॉलिसी लाया, उसमें बताया गया कि यदि आप सत्ता से हटते हैं तो आपके हटने के बाद कोई भी जिसको आप गोद लिए हैं, ठीक है, वो नहीं बैठ सकता है, वो आपके सत्ता पे वो आपका पद नहीं ले सकता है। फिर आपको क्या करना होगा कि वो आपका जो राज्य है वो हमें देना होगा। तो ब्रिटिशर्स ने, डलहौजी ने ऐसा पॉलिसी ला करके इन्होंने क्या किया, हड़प की नीति के तहत सबसे सहायक संधि कर लिया, और सहायक संधि के माध्यम से सारे लोगों का जो साम्राज्य था उसको धीरे धीरे करके एक करके हड़पता चला गया, जिसमें उस हड़प में झांसी की रानी भी फंसी, उसके बाद सतारा का भी, ग्वालियर को भी, इस तरीके से कई सारे साम्राज्य थे जिसको डलहौजी ने अपने दिमाग से अपनी नीति, हड़प की नीति, जिसको अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसके माध्यम से भारतीय राज्यों को हड़प लिया, इसीलिए इसको हड़प की नीति कहा जाता है इतिहास में। तो मेरे ख्याल से ये 12 टर्म आज आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो, ये जो सीरीज़ चला रहे हैं हम, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। तो ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।